हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 6। तो आज हम करेंगे मैथ का पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसमें हमारा एक सेट सॉल्व करेंगे। तो सी टेट का जो एग्ज़ाम है आपका बहुत नज़दीक आ चुका है, अब एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमारी जो है 15 डे क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, डेली आप वो क्लास करते हैं, तो उसी क्रम में आज हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे। पेपर 1 के हमने 3-4 सेट कर लिए हैं, पेपर 2 का एक सेट किया था, तो आज ये पेपर 2 का दूसरा सेट है। और हमारा टारगेट क्या है ये आपको याद रखना है, 30 में से 30 नंबर मैथ के करने। ठीक है, मैथ में जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतनी ही आसानी होगी आपको सीटेट को पास करने में। और पेपर 2 में तो मैथ में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं, फिर आगे बात करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन इसे देखें और करिए। क्या क्वेश्चन है? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको सिखाने के लिए हम कौन सी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे बेहतर रहेगा? क्लाइनोमीटर या दाबांतर मापी या गोलाई मापी या वर्नियर कैलिपर्स? तो इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेहतर होगा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखाने के लिए? तो ये होगा क्लाइनोमीटर। अब इनको एक बार देख लें, ये है क्लाइनोमीटर यानी कोण मापी। ठीक है, कोण मापी से हम क्या सिखा सकते हैं? हम उनको कोण मापना सिखा सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखा सकते हैं। ये दाब मापी है, जिससे हम इन दोनों नलियों में जल पर या किसी द्रव पर दाब के अंतर या ऊंचाई के अंतर से दाब को मापते हैं। यह है दाब मापी, जिसे मैनोमीटर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर से किसी वस्तु की मोटाई नापी जाती है। वर्नियर कैलिपर से क्या नापते हैं? मान लो हमें किसी गोले की मोटाई नापनी है, गोले का व्यास नापना है, या कोई भी वस्तु है उसका एक हमें, तो वर्नियर कैलिपर से उसको हम नाप सकते हैं। और ये है गोलाई मापी। ठीक है, इसको हम गोलाई मापी कहते हैं। तो ये गोलाई नापने के लिए काम आता है। ठीक है, हम इससे रेडियस भी नाप सकते हैं और गहराई भी नाप सकते हैं, ऊंचाई और गहराई नापने के लिए भी काम आता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? कोण मापी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और कोण मापी को ही हम क्लाइनोमीटर कहते हैं। अब बताएं इसमें क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्या सत्य नहीं है? नहीं है बताना है, ध्यान देंगे क्या सत्य नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर और एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। बताओ कौन सा इसमें सही नहीं है? अब हम यहां देखते हैं एक चीज, देखो ये देखो, ये है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। पहले ये समझ लो फिर आंसर पे आएंगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से शुरू, 1 से शुरू होकर के अनंत तक। फिर इसमें 0 ऐड कर दो तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसमें अगर हम माइनस के अंक और ऐड कर दें तो प्लस के साथ साथ माइनस के अंक और आ जाए तो ये हो जाते हैं पूर्णांक इंटीजर्स। और इसमें अगर भिन्नों को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ऐसे भिन्न जिनके निश्चित मान होते हैं। फिर अगर हम अंडर रूट वाली संख्याओं को और पाई को, इन सब को ऐड कर दें तो ये है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये यहां पर हो गई। और सबसे ऊपर ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में ये सभी आ जाते हैं, यानी सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखो
नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, और एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बट उल्टा नहीं कह सकते कि हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर होता तो रेशनल नंबर वाला जो वो है बॉक्स है वो बड़ा होता। तो उल्टा नहीं कह सकते कि हर एक इंटीजर रियल नंबर है पर हर रियल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, हर रियल नंबर इंटीजर नहीं है, हर रियल नंबर होल नंबर नहीं है, हर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। तो ये समझ लेंगे, जैसे हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर तो है पर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो समझ जाएंगे, रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो कौन किसके अंदर है, ये डायग्राम आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे हमें ये स्टेटमेंट चेक करने होते हैं। अब क्वेश्चन को देखो, तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। यहां देखो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमें गलत बताना है, ये तो सही है, हमें गलत बताना है। और यहां आ जाएगा एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। तो पीछे देखोगे तो यहां हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर है, उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर ज्यादा है और रेशनल नंबर कम है। तो हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है, यही जो है गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर वो होल नंबर है बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू है, 1 2 3 से, और होल नंबर तो 0 से। क्लियर है? और हर एक होल नंबर रेशनल नंबर है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं था, केवल 2 सही नहीं था। आप उस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। कौन सा 11 से जो है विभाज्य नहीं है, डिविजिबल नहीं है, 11 से कौन सी संख्या नहीं कटती है? तो 11 से जो कटने वाली संख्याओं को चेक करने का एक सीधा सा तरीका बताता हूं। मान लो कोई संख्या है 4 5 3 और 2। अब ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो एक काम करो कि एक छोड़ के एक, यानी 4 और 3 को जोड़ लो, और फिर ऐसे ही इस तरह से एक छोड़ के एक चलते रहेंगे, 5 और 2 को जोड़ लो। चलो इस संख्या को और थोड़ी बड़ा कर लेते हैं। तो यहां 6 को भी हमने जोड़ लिया, और फिर इसमें 5, तो क्या करा कि जो इकाई के एक छोड़ करके एक स्थान को यहां ले लिया, इवन प्लेस वाली डिजिट यहां ले लो और ऑड प्लेस वाली डिजिट को इधर ले लो। तो एक अंक को इधर लिखा, फिर उससे अगले अंक को दूसरी तरफ, और इस तरह से सारे अंकों को जोड़ दिया। अगर इनका जोड़ बराबर आया, इनका जोड़ आया 13 और इसका भी जोड़ आया 13, या फिर ऐसा आया कि जिसका अंतर 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 11 के गुणज में अंतर आए, या तो इनका अंतर 11 के गुणज में हो या फिर इन दोनों के दोनों साइड का जोड़ बराबर हो, हम कह सकते हैं सम स्थान वाली संख्या, सम स्थान वाली संख्या और विषम स्थान वाली संख्या। एक छोड़ करके एक कहने का मतलब यही है, वाली संख्या, इनका अंतर, ये समेशन लगाया मतलब अंतर, या तो 0 हो जाए या 11 का कोई गुणज हो जाए, यानी 11 के टेबल में कुछ आ जाए, ऐसे 11 22 33 44। तो अगर ऐसा है, या तो अंतर 0 है या विषम स्थान सम स्थान वाली संख्याओं का अंतर 11 22 ये है, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। अब देखते हैं, तो देखो 2 और ये 3, इनका जोड़ तो हो गया 3, और 0 और 0 0 0 और 3 3, जोड़ बराबर है, यानी ये तो 11 से कट जाएगी, 11 से विभाज्य है। यहां देखो 1 2 3, इसमें 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ा 0, 2 और 1 3, ये भी है, तो ये भी कट जाएगा 11 से, 3 और 3 आ रहा है दोनों। इसमें देखो 2 2 4
4 2 6 और 6 2 8, एक तरफ तो हो गया 8, और फिर बची हुई जो है 2 2 4 और ये 6, दूसरी तरफ हो गया 6। तो इनमें अंतर 0 नहीं है, अंतर 2 है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। बाकी को भी चेक कर लो। 3 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 9 22, इधर से हो गया 22, 3 और 0 3, 8 और 3 11, तो इनका अंतर तो 11 है, यानी 11 के गुणज में ही है, तो ये भी कट जाएगी। तो या तो अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, तो संख्या 11 से कट जाती है, अन्यथा नहीं कटती हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे 11 से विभाज्य की, ये बहुत अच्छा रूल है 11 से विभाज्य चेक करने का, वरना आपको सभी में 11 का भाग दे करके देखना पड़ता। ठीक है, क्या नहीं, सम स्थान वाली संख्या और विषम स्थान वाली संख्याओं का अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 33 44 ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये नियम आपको किताबों में भी जब मिलेगा तो आप देखोगे बस केवल 0 और 11 तक बताया है, मैंने इसको और आगे तक बढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्याओं के लिए भी आप इस तरह से इस नियम को प्रयोग कर सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। अब इस क्वेश्चन को करिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। -1 की पावर 0 प्लस -2 की पावर 1 प्लस -3 की पावर 2 प्लस -4 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज 1 की पावर -3। तो क्या होगा? -1 की पावर 0, यानी हम जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो वो होता है 1, ये रूल है, यहाँ नोट कर लो। a की पावर 0 = 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। फिर -2 की पावर 1, तो ये -2 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। -3 की पावर 2, यानी -3 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और -4 की पावर 3, तो 3 बार गुणा होगी, -4 की, तो माइनस का आएगा और ये आ जाएंगे 64, 4 की घात 3 होता है 64, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। 1 की घात -3, अब हमें पता है a की पावर कुछ भी, 1 की घात कुछ भी हो तो हमेशा कितना आता है? 1 हो आता, चाहे वो -1 हो, इसकी घात कुछ भी हो तो भी क्या आता है? घातें अगर माइनस में भी हो, एक सेकंड, घात अगर माइनस में भी दी हो, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो हमेशा 1 की घात अगर कुछ भी है तो 1 ही आएगा। अब देखो 9 और 1 प्लस के तो हो गए 10, और ये हो गए माइनस के 66, और 1 की गुणा हो रही है तो एक वो सीधे कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है, 1 की गुणा करेंगे तो वो संख्या समान रहेगी, चाहे तो लिख लो, तो 56 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे माइनस के ज्यादा थे तो माइनस के बचे हैं, तो माइनस का ही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कर लेंगे, ये 2 रूल याद रखना, यहां से हमारे ये 2 रूल निकल के आते हैं। -56 आंसर है। अब इस क्वेश्चन को करिए, हर साल एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, सिंपल भिन्न का जो सवाल है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन 3। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? 1 - 1 अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। मैंने इसको सबको सॉल्व कर दिया एक साथ, समझे? ये 5/3 हुआ, फिर 3 को ऊपर ले गए, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 5/3 आ जाएगा, 2 - 1/3, और फिर वो 5/3 जब यहाँ लिखोगे तो 3 को हम ऊपर ले गए, क्योंकि 1 के बटे में आएगा ना 5/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 3/5। अब यहाँ देखोगे तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2/5, और फिर 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2। अब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे 2 का, तो 2 - 5, तो माइनस के 3 बचे, यानी -3/2। आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर है? कोई दिक्कत?
कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संख्या दी हुई है 0.081 इंटू 2.5 इंटू 3.24 डिवाइड बाई 0.0625 इंटू 7.29 और सबका रूट है। सभी संख्याओं का रूट दिया है। पहले तो ये देखो, यहाँ 3 के बाद दशमलव है, यहाँ 1 के बाद और यहाँ 2 के बाद, तो टोटल हो गया 6 अंकों के बाद दशमलव है। ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव है? 6 अंकों के बाद। और नीचे 4 के बाद दशमलव है, यहाँ 2 के बाद, तो यहाँ भी 6 अंकों के बाद दशमलव है। तो सीधे सारे डेसिमल प्लेस को हटा दो। 6 से 6 अंकों के दशमलव से 6 अंकों के दशमलव हट जाएंगे। तो इसको लिख लो सीधे 81, इसको लिख लो 25, इसको लिख लो 324 और देखो ये 625 और ये 729। दशमलव गायब हो गए। गायब हो गए नहीं हुए? अब 81 कितना आ जाएगा? 9 का वर्गमूल, 9 9 9 जा 81 यानी 9 गुणा 9 81 हो गए। 5 का वर्ग होता है 25 और 324 कितने का होता है? 18 का। 625 किसका हो जाएगा? 25 का। और 729 हो जाएगा 27 का। कैंसिल करो, 9 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया 6 बार, 5 से ये गया 5 बार। तो आंसर आ गया अपना 6/5 और इसको हम लिख सकते हैं 1.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखें बहुत ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 4 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज समझें, एक ट्रिक बताता हूं, पहले वो सीख लें कि जब भी आपको x प्लस 1/x दिया जाए, इसकी कोई वैल्यू दे दी, सपोज करो k, तो आपको अगर x स्क्वायर प्लस 1/x निकालना है तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। याद रखना, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। और अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको a मान लेना, कुछ भी मान लेना, a b c d जो भी वैल्यू आएगी, और फिर इसको दोबारा से कर देना a स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही आप आगे चलते रहोगे। अगर आपको x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 भी निकालना हो तो फिर क्या करोगे? यही सेम चीज करोगे, इसको फिर से कुछ मान लेना, b मान लेना, a की वैल्यू, और फिर वही b स्क्वायर माइनस 2, यानी हर बार यही करते रहना, तो आपकी वैल्यू निकलती आती रहेगी। एक तो ये बात समझ गए। अब अगर आपको निकालना होता x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये वैल्यू निकालनी होती तो आप क्या करोगे? सिंपल, कुछ नहीं, इससे निकालना हो। अगर ये दिया हो x प्लस 1/x की वैल्यू k दी है और आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको कर दो k की पावर 3 माइनस 3k, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और देखें, अगर आपको x माइनस 1/x की कोई वैल्यू दी है, सपोज करो k दी हुई है, तो k कोई मान दिया है, इससे आपको अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो इस वैल्यू को k स्क्वायर प्लस 2 कर दो। अब ये आ गया तो बाकी हमारा जो भी है आगे निकलता जाएगा। जैसे अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, तो अब इसको फिर से वही मान लो, a मान लो इस वैल्यू को, फिर a स्क्वायर माइनस 2 कर दो। अब प्लस नहीं करना, अब a स्क्वायर माइनस 2 कर दो, आगे चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, आगे तो फिर इसको b मान लेंगे तो फिर b स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, वो आ जाएगा। पर अगर आपसे ये निकलवाया हो, x ये दिया हो और निकलवाया x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, तो आप क्या करोगे? k की पावर 3 प्लस 3k। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखने से आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, इन्हें याद कर लेना, नोट कर लेना, ताकि इस तरह के सवाल जो है आपके इजीली सॉल्व हो पाए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमें ये दिया है, तो इसको हम मान लेंगे k,
x प्लस 1/x की पावर जो 4 है उसको क्या मान लिया, k मान लिया। और हमें ये निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x। तो पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस t 2, यानी 4 का वर्ग में से 2 घटा दो, तो 16 में से 2 गए, ये आ गया 14। अब 14 को ले लो और फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो अब क्या कर दो, 14 के वर्ग में से 2 घटा दो, तो ये हो गया 196 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 194। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ये तो हमने करा ट्रिक से। ठीक है, अब फॉर्मूले से अगर हम देखें, फॉर्मूले से कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं। ये है, ये दिया हुआ तो करते हैं दोनों तरफ का वर्ग, बेसिक जो है हमारा स्कूल में जो तुमने पढ़ा था, तो बेसिक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 16। इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से हमने इसको खोल दिया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 14। फिर इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, तो अब क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 196। और 2 उधर चले जाएंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, जिससे कि आप बिना कुछ करे, बिना कोई कैलकुलेशन करे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। क्लियर? अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जितना मैंने लिखने में समय लगाया उतना समय नहीं लगेगा, आप सीधे सीधे दिमाग में कैलकुलेट कर दोगे। 16 में से 2 कम कर दिए 14, फिर 14 का वर्ग करा 196 में से 2 कम कर दिए 194। तो अगर आपको वर्ग याद है, वर्ग ठीक है, स्क्वायर सबके याद हैं, तो आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर लोगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही आंसर हो जाएगा 194। नेक्स्ट देखिए, अब बताओ किसी संख्या का छठा भाग 28 के आधे से 8 कम है। 28 के आधे से क्या है, 8 कम है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, 1/4 क्या होगा। कोई संख्या है, सपोज करो x है, x का जो छठा भाग है x/6, वो 28 के आधे से, 28 का आधा होगा 14 से 8 कम है, तो इसमें से 8 कम कर दिया तो उसके बराबर आ जाएगा। यानी x/6 किसके इक्वल है, 14 माइनस 8, वो 6 के इक्वल है। तो x/6 6 के बराबर है, यानी x का मान हो जाएगा 36। ये तो आ गया x का मान, पर हमसे क्या पूछा, उस संख्या का 1/4 1/4। तो x का 1/4 क्या होगा, 36/4, ये आ जाएगा 9। बात क्लियर है, समझ में आई? जो समीकरण दिया हुआ था उसे बना लिया पहले। किसी संख्या का छठा भाग 28 के आधे से 8 कम है, तो रख दिया हमने और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो संख्या हमारी आ गई थी 36, तो 1/4 आ जाएगा उसका 9। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 9 सही उत्तर है। अब देखें, यदि किसी संख्या का 2/3 84 है, किसी संख्या का 2/3 84 है, तो उस संख्या का 45% 45% क्या होगा। तो कोई संख्या है जिसका 2/3 कितना है, 84 है। ठीक है, और x लिखने से घबराना नहीं है। ठीक है, अब 84 गुणा 3/2, यहाँ 42, तो ये आ गया 6 126। तो संख्या तो आ गई 126। अब इसका हमें 45% निकालना है। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ गया, तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हमें x का 45% निकालना है, तो 126 का 45%। ठीक है, तो 45% परसेंटेज हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 126 गुणा 45/100। 5 से काटो 9 बार, 5 से इसको काटो 20 बार, फिर 2 से ये जाएगा 10 बार, और ये 2 से जाएगा कितनी बार, 63 बार। अब इन दोनों की गुणा कर लो, तो 9 × 27, 2 बचे, 54 और 2 56, बटे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, जो अपॉन में 10 भी है, तो 56.7। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, मैंने x लेकर के करा है तो इसलिए लग रहा है,
आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 84 जो है किसी संख्या का 84 2/3 के बराबर है, तो संख्या कितने के बराबर हो जाएगी, संख्या जो है, एक सेकेंड इसको इधर ले आते हैं। तो हम सीधे रख सकते थे कि संख्या को 2/3 84 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 84 गुणा 3/2, ये हो गया 42 दिया 126। तो इसका 45% हमें निकालना है, और किसी भी संख्या का 45% होता है 9/20, तो 126 का 9/20, क्योंकि 45% किसके बराबर है 45/100, यानी 9/20 के बराबर है, इसलिए मैंने इसको 9/20 से गुणा कर दिया। तो 9/20 के बराबर है, 2 से ये जाएगा 63 बार, 2 से ये जाएगा 10 बार, इनकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन को और करें जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमें ये दिया हुआ है 2x - 3 और x + 4 + 2 x - 3 x - 1 = 4x² + 2x - 11। एक तो हम इन सारे फॉर्मूलों को खोल दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर अगर हम ये सोचें कि ये 2x + 3 का मान है, तो 2x + 3 का मान अगर 1 होता, 2x + 3 का मान अगर 1 होता तो x की वैल्यू कितनी आती, ये उधर चला जाता -2, तो x की वैल्यू आती -1। ऐसे ही 3 रखने पर कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 0 3 रखने पर, और इसको 5 के बराबर रखने पर x की वैल्यू आएगी 1, पर इसको 7 के बराबर रखने पर आएगी x की वैल्यू 2। तो इनमें से जो वैल्यू x की सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो जिस वैल्यू से ये दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो वो हमारा सही आंसर होगा। एक तो ये तरीका है कि इसमें मैं -1 0 1 और 2 रख के देख लूँ, ठीक है। मैंने उल्टा कर लिया, इनको 2x + 3 के बराबर रख के देखा ऑप्शन को, पहले 1 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, और x के मान आए ये। अब ये x के मान इसमें रख दोगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। इसमें भी आपको 4 बार करना पड़ सकता है, ठीक है। मान लो हमने -1 रखा, तो -1 रखने पर ये -5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2, ये -4 हो गए, ये -1 रखने पर ये -2 हो गए, यहाँ रखोगे तो ये 4 ही हो जाएगा, ये -2 और ये -11। तो देखो -15 और ये 16 और यहाँ पर हो गए -9। तो ये बराबर नहीं आया, इधर आया 1 और इधर आया -9, बराबर नहीं आया, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। तो इसी तरह से चेक करना पड़ेगा। फिर 3 रख के देखोगे, फिर 0 रख के देखोगे, 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, -3 और -4। अब हम 0 रख के देख रहे हैं, तो ये -3 और ये आ गया 4, यहाँ पे 0 रखा तो ये -3 और ये 1, तो 3 6 हो जाएगा। यहाँ 0 रखोगे ये खत्म, ये भी 0 रखा ये खत्म, ये आ गया -11। तो -12 + 6 बराबर -11, तो इधर आ गया -6, इधर -11, ये भी बराबर नहीं है, तो 3 भी उत्तर नहीं होगा। अब आप प्लस के 1 रख के देखो, प्लस का 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ रखा तो ये हो गया 5, यहाँ 1 रखेंगे तो -2 और यहाँ रखा 0 तो ये 0 ही हो गया पूरा, ये खत्म हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। 1 रखा ये 4 और 4 2 6 और ये -11, इधर हो गए -5 और इधर भी हो गए -5, तो दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी 5 इसका सही आंसर है। 1 रखने पर उत्तर आ रहा है। ये तो हो गया एक ऑप्शन वाला तरीका करने का।
बट मैं इसको प्रेफर जब करता हूँ जब या तो इससे बहुत जल्दी आंसर आए। अब यहाँ भी हमें 3 बार करना पड़ गया, जल्दी आंसर नहीं आया। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला सॉल्व करना आता है, वो जो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सीधे मल्टीप्लाई करें। इस सब चीज को करने की बजाय उन्हें क्या करना चाहिए, सीधे जो है मल्टीप्लाई करनी चाहिए। 2x माइनस 3 x प्लस 4 प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 1। ठीक है, ये डिटेल सॉल्यूशन ही इसका शॉर्ट है, ऑप्शन वाला तरीका शॉर्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज में आप ट्रिक लगाओगे तो वो कई बार आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती है। देखो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 8x, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस के 3x माइनस के 12, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर। एक सेकंड, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस के x तो माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस के 3x तो 6x हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस के 3 और 3 2 6, और इधर यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 ये दिया हुआ है। देखो 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 और 2 4 है, उधर भी 4 है। अब ये देखो 8 होते हैं, ये 5 हो गए, प्लस के 5 और माइनस के 8 तो कितने हो गए, माइनस के 3x, माइनस के 3x हो गए, माइनस के 12 और प्लस के 6 तो ये हो गया माइनस के 6, और यहाँ पर है हमारे 2x माइनस 11, तो 3x उधर चले जाएंगे, 2x और ये 3x ये हो जाएंगे 5x, और माइनस के 6 हैं और इधर प्लस 11 आ गए तो ये हो जाएंगे 5 प्लस के, और ये भी 5x, तो x का मान आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1, और हमें ये मान यहाँ पे रख देना है, किसमें, 2x प्लस 3 में, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसी का मान निकालना था। ये हमारा बिल्कुल किताबी तरीका है, जैसे हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व, तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्व करेंगे और आपका सही आंसर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जबकि वहाँ आपको हो सकता है 4 बार ही चेक करना पड़ जाए सारे ऑप्शन को। ठीक है, तो सही आंसर है 5, दोनों तरह से हमने देख लिया। अब इसमें देखें, एक दुकानदार ने 6 रुपए में 10 टॉफी बेची, उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 4 रुपए में कितनी टॉफियां उसने खरीदी होंगी। ठीक है, पहले हम बेची देख लेते हैं एसपी, उसने 6 रुपए में 10 टॉफी बेची हैं, तो एक टॉफी का जो मूल्य है वो है 60 पैसे, एक टॉफी का मूल्य। ठीक है, अभी जो बेचने का है इसमें उसका प्रॉफिट भी है, 20% प्रॉफिट है। ठीक है, 20% प्रॉफिट है, यानी 20% कितना होता है, 1/5, यानी 5 की चीज उसने 6 में बेची है। मैं कह सकता हूं अगर सीपी 5 था तो उसने चीज कितने में बेची है, 6 में बेची है, 1 का प्रॉफिट लिया है। 20% का मतलब होता है 5 पे 1 का लाभ, 5 पे 1 का लाभ, तो 5 अगर मैं खरीदी होती तो 6 में बेचने पर 1 का लाभ होता, तो 6 बराबर कितने को हो जाएगा, 60 पैसे के, तो 1 रुपया बराबर कितने को हो जाएगा, 10 पैसे के, 10 पैसे के बराबर हो जाएगा। तो यानी अब उसने खरीदी कितने में थी, सीपी है 5, तो 5 बराबर कितने का हो जाएगा, 50 पैसे के। ये बात समझ गए, सीपी कितना आ गया, 50 पैसे, 5 के बराबर हो जाएगा 50 पैसे, तो 50 पैसे में खरीदी थी। ठीक है, तो 4 रुपए में कितनी टॉफी मिली होंगी, एक 50 पैसे की, सीधी सी बात है 8 टॉफी मिली होंगी। 50 पैसे की एक है तो 1 रुपए की 2 हो गई, है ना, 1 रुपए की 2, तो 4 रुपए में 8 टॉफी आएंगी। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल किया। अगर जिनको बेसिक से करना है तो बेसिक बता देता हूँ। देखो, पहले करेंगे एक टॉफी का विक्रय मूल्य, यानी एक टॉफी का एसपी, एसपी कितना है, वो है 6/10, एक टॉफी कितने की है, 60 पैसे की, कितना बता दिया। अब क्या करोगे, अब निकालोगे इसमें, क्योंकि 120% का लाभ भी है, सॉरी 20% का लाभ है, तो लाभ कितना है, 20%, तो एक टॉफी का सीपी कितना हो जाएगा, एक टॉफी का खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य सीपी, ये 60 पैसा ये हो गया, जो जितने में उसने एसपी
इंटू 100/लाभ, 100 प्लस 20 120। तो ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल किया, यहाँ आ गया 6/12 यानी 50 पैसे। उसका क्या आ गया, सीपी। तो सीपी आ गया 50 पैसे। 50 पैसे में उसने एक टॉफी खरीदी। एक टॉफी 50 पैसे खरीदी तो 4 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? 4 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? बिल्कुल स्कूल वाला जो तरीका है वो अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेसिक से करना है बेसिक से करो, ट्रिक से करना है ट्रिक से करो। 50 पैसे से 4 को भाग दोगे तो 8 टॉफियों की संख्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, ये तो लॉजिक की बात है। अब नेक्स्ट देखिए, बताएं इस क्वेश्चन में क्या होगा? सही उत्तर बताओ। किस आकृति के युग्म में ठीक 2 सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाएं, सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन क्या होती हैं? देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये इन 2 लाइनों पे सिमेट्री है, तो इसमें 2 सिमेट्री लाइन है। कितनी है? 2। ये आयत है। वर्ग में कितनी सिमेट्री लाइन होती है? वर्ग में होती है 4। वर्ग में 4 सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, ऐसे ही समचतुर्भुज में, रोम्बस में 2 सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, चतुर्भुज में या समांतर चतुर्भुज में 0, ट्रेपेजॉइड में 0, काइट में 1, काइट पतंग में 1, वर्ग में 4 हो गई, आयत में 2 हो गई। ठीक है, समचतुर्भुज में, रोम्बस में 2 हो गई, पतंग में 1, और आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड में 1, ट्रेपेजॉइड में कोई नहीं। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में 3, समांतर चतुर्भुज में 0, और समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, एक अलग है, तो उसमें 1। तो ये हमें याद रखना है, लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें कितनी कितनी होती है। तो हमसे पूछा है किसमें 2 हैं, तो देखो 2 है, आयत में है और समचतुर्भुज में है, यानी रेक्टेंगल और रोम्बस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल और रोम्बस। इनमें दोनों में 2 सिमेट्री लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो किन में 2 सिमेट्री लाइन है? ठीक है, 2 सिमेट्री लाइन बनाकर आयत में है और रोम्बस में है। बाकी सब में मैंने बता दिया, आप नोट कर लेंगे। तो ये यहाँ से नोट कर सकते हैं किस किस में कितनी सिमेट्री लाइन है। ये मैं हटा इरेज कर देता हूँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सारी सिमेट्री लाइन होती है, किस किस आकृति में कितनी होती है। अब आगे चलें, नेक्स्ट देखें, करें इसे। देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी जिसकी 2 भुजाएं समान है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। 2 भुजाएं समान है, कौन सी भुजा समान है? बीए और बीसी। और एबीसी जो एंगल है वो 40 डिग्री है, और भुजा एसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया, तो बीसीडी कितना होगा? तो ऐसे बनाते हैं, एक त्रिभुज है समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी 2 भुजाएं बराबर हैं? बीए और बीसी, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और भुजा एसी को इस तरह से हमने डी तक बढ़ाया, और एंगल एबीसी, ये वाला एंगल दिया हुआ है 40, एबीसी 40 दिया हुआ है। अब ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर, तो इन दोनों के सामने के कोण जो हैं, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा? तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, तो 40 तो ये हो गया, और ये बचे दोनों, कितने बचे? 140 बचा 180 में से, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो 40 ये था, बाकी के बचे 140, 140 का आधा कर दो, 70 ये हो गए। अब ये 70 है, तो ये कितना होगा? ये होगा 110, क्योंकि इन दोनों का जो है रैखिक युग्म बन रहा है। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तो ये 110 हो गया, सही ऑप्शन। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि एक ही लाइन पे बने हैं दोनों कोण, तो ये 180 होने चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं,
त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 140 आना चाहिए, 70 70 हमने इनको ले लिया। ठीक है, क्लियर है, 110 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसको कैसे करेंगे बताओ। यहां पर जो है एक ट्राइंगल है एबीसी, बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, और जो बीडी और सीडी, ये बीडी और सीडी वो एंगल बी और सी का बाइसेक्टर है। ये ए बी सी था, और बी डी और सी डी ये इन एंगल बी को आधा आधा कर देता है, और ये एंगल सी को आधा आधा कर देता है। और एंगल बी ए सी, ये जो कोण है बी ए सी, ये 110 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। अब आपको बताना है कि एंगल डी कितना होगा, ये बताना, समझ गए। तो अब देखो ये 110 है, अब ये 110 है, तो ये दोनों कोण बचे हुए कितने होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण तो 180 होते हैं, और ये बचे हुए होंगे 180 में से 110 घटा दो तो 70 होंगे। कितना होंगे, 70 होंगे। अब यहां एक चीज बात समझो कि बी डी जो है, बी डी और सी डी ये एक दूसरे को आधा कर रहे हैं। ये बी को आधा कर दे रहा है, ये बी का आधा बच जा रहा है, और ये इधर वाला भी सी का आधा हो जा रहा है कौन। और बी और सी जुड़ के 70 थे, तो दोनों के आधे आधे कितने हो जाएंगे, b/2 और c/2 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ये बात समझ में आई। बी और सी जुड़ के 70 क्यों है, क्योंकि ए बी सी टोटल 180 होते, ए बी सी 180 होता है, ए अकेला 110 दिया हुआ है। ठीक है, वो बना लेंगे उस तरह से। तो 110 ए दे रखा है, जब ए 110 है तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। अब आधे आधे ये दोनों कितने हो गए, 35, ये 35 हो गए। जब ये दोनों 35 है तो ये कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ तो यहां भी d प्लस b/2 प्लस c/2, इन तीनों कोणों का जोड़ तो यहां भी 180 होना चाहिए। नीचे वाला भी एक त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। देखो दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में b/2 और c/2 हमें पता चल गया 35 है, तो ये दोनों जुड़ के 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, 145। तो d आ जाएगा कितना, एंगल d 180 माइनस 35, ये आ जाएगा 145। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ये देखा कैसे आया, d 145, ये 110 था, बचे हुए दोनों 70, 70 का आधा कर दिया ये 35, और 35 180 में से घटा दिए तो 145। अब नेक्स्ट देखें, बताएं इस क्वेश्चन में क्या होगा, बताएं आंसर। किसी कोण का संपूरक और पूरक कोण का अनुपात। अब मान लो कोई कोण है थीटा, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कोई कोण थीटा है, तो थीटा का संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री संपूरक कोण 180 माइनस थीटा होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, पूरक कोण, पूरक कोण ये होगा 90 माइनस थीटा। ये चीज क्लियर है, ये याद रखेंगे। संपूरक कोण कितना होता है, पूरक कोण कितना होता है। अब आपको संपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है, यानी 180 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, इनका अनुपात है 3:1, 3:1। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 270 माइनस 3 थीटा।
तो थीटा को इधर ले आएंगे तो 2 थीटा बचेगा, 3 थीटा में से 180 उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 90। तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ गया? थीटा का मान आ गया 45। और हमसे क्या पूछा? व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, यानी 180 माइनस थीटा क्या होगा? तो 180 माइनस थीटा क्या होगा? 45 घटा दो इसमें से, 180 में से 45 घटा लोगे, ये आ गया 135। क्लियर? संपूरक कोण बताना था, कोण नहीं बताना था, संपूरक कोण बताना था। संपूरक कोण 180 माइनस थीटा होता है, पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है, ये याद रखेंगे। इन दोनों का ही अनुपात दिया था हमें, संपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात दिया था 3/1। ठीक है, 135 सही उत्तर है। अब इसको करें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल एबीसी में बीएसी 90 डिग्री है और एंगल एबीसी 62 डिग्री है। डी बीसी पर एक ऐसा बिंदु है जो एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो सीएडी कितना होगा? बनाते हैं, देखो बीएसी 90 डिग्री होना चाहिए, तो बीएसी एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें ए 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा? 90 का कोण होगा। ये बात ठीक है। अब ए बी सी ये वाला कितना दिया? 62। तो अब यहां से घटा लोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28। 180 में से इन दोनों को जोड़ दो, 90 और 62 को 180 में से घटा दो, एंगल सी निकल जाएगा। एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 और माइनस 62। ठीक है, एंगल ए और बी को घटा लेंगे तो आंसर सीधे आ जाएगा आपका 28 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? एंगल सी मैंने निकाल लिया। अब एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो मैंने एक लाइन खींची इस तरह से, एडी जो बीसी पर क्या है? लंब है, यानी ये भी यहाँ पर कितना कोण बनाती है? 90 का कोण बनाती है। ठीक है, तो सी ए डी। अब इस वाले त्रिभुज में ये देखो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला जो त्रिभुज है सी ए और डी, इसमें ये 90 है, ये 28 है, तो ये वाला कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो अब अगर एंगल सी ए डी हमें निकालना है तो 180 में से किसको घटाना पड़ेगा? 90 और 28 को, और 90 और 28 को जब तुम घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये मैंने कई बार बताया है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और यहाँ दो हमें पता है 28 और 90, तो 28 और 90 घटा दो, तीसरा आ जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर हो गया 62 डिग्री 62। अब इसको करें, एक रोम्बस में आपको दिया हुआ है, रोम्बस का पेरीमीटर 60 है और उसका एक डायगोनल दिया है जो कि 24 है। एक डायगोनल विकर्ण दिया हुआ है 24। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है पर वो दिखने में कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज की तरह। ये है रोम्बस, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ये, समचतुर्भुज सॉरी। तो इसमें हमें इसका परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया? परिमाप, पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए। अब परिमाप यानी जो कि चारों भुजाओं का जोड़ 4, ए बराबर हो गया 60, तो ए बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई हमें पता चल गई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्षेत्रफल भी तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, एक भुजा की ये भी 15 है और ये भुजा भी 15 है, और इसके जो विकर्ण हैं ये दोनों विकर्ण होते हैं D1 और D2, दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण की लंबाई हमें दी है,
एक विकर्ण की लंबाई दी है, मान लो कि D1 दिया है 24 सेंटीमीटर। अभी हमें दूसरा विकर्ण निकालना भी है। तो एक विकर्ण, ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बीच में काटेंगे O बिंदु पर। तो O बिंदु पर जब ये काटेंगे तो ये वाला जो है ये आधा हो जाएगा D1 का आधा, और ये वाला भी D2 का आधा हो जाएगा D2/2, और ये है A। और ये दोनों कोण कितना बनाएंगे, 90 का। इनके बीच कोण होगा 90 का। तो ये 90 का कोण अगर कुछ इस तरह से आप देखो कि ये D1/2 है, ये D2/2 है, और ये A है, और ये कोण 90 है। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते? कर्ण का वर्ग, A का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस जो उसका स्क्वायर, प्लस जो बेस और हाइट है इन दोनों का स्क्वायर का सम, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ये अगर हम इसको यूज करें पाइथागोरस को, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज करें तो क्या होगा कि हम यहां से D2 का मान निकाल सकते हैं। तो A कितना है, A है 15, तो 15 का वर्ग, और D1 कितना है, D1 है ये रहा 24, एक 24 का आधा कर दो तो 12 का वर्ग, और हमें D2 निकालना है तो D2/2 का होल स्क्वायर। तो 15 का वर्ग हो गया 225, 225 में से 144 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 144 माइनस होने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 1 बचा, और ये 8 बचा, 81 बचे। तो ये हो गया D2/2 का होल स्क्वायर। तो इसका दोनों तरफ का अंडर रूट हम कर देंगे, तो D2/2 का होल स्क्वायर, D2/2 कितना आ जाएगा, 9। यानी D2 जो दूसरा विकर्ण है वो कितना आ गया, दूसरा विकर्ण आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? तो हमें D2 की लंबाई पता चल गई 18 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। फॉर्मूला याद रखेंगे। दोनों विकर्ण इसीलिए हमें निकालने पड़े कि इनमें दोनों विकर्णों की गुणा करनी पड़ती है। 1/2, पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण 18। तो ये 24 को इससे काट दो 12 बार। अब इसको कर लो, 12 × 96, 6 बचे, 12 और 9, 12 और 9 हो जाएंगे 21, 216। 216 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमें मेनली ये चाहिए था, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में करेंगे तो देखो, शॉर्ट में बताता हूं, शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में अगर आपको करना है तो ये रोम्बस है, यहां समझो ये रोम्बस है, परिमाप दिया है 60, तो अपने आप ही समझ लो कि ये 15 15 15 हो जाएंगे, क्योंकि चार भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये दोनों एक दूसरे को आधे आधे पर काटते हैं, तो एक 24 दिया है, ये भुजा हो गई 12, और इसको हम x मान लें आधी को, ठीक है, यहाँ से O तक। तो हमें पता है, अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा ये 9 12 15, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि 3 4 और 5 ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो 9 12 15 भी ट्रिपलेट होगा, क्योंकि इसमें 3 की गुणा करते हो ना सब में। तो 9 12 15 भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। यानी ये x की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9, और 9 और 9 ये टोटल हो गया 18, और 12 12 हो गया 24। तो अब एरिया निकाल दो, 1/2 इंटू 24, ये वाला विकर्ण, और ये वाला विकर्ण कितना 18, तो आ जाएगा सीधे, समझ गए, 216 इस तरह से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ठीक है। तो ट्रिपलेट याद होने से आसानी से हमें पता चल जाएगा, ये 9 है, 9 दूनी 18 हो गया, तो 12 12 24, और 9 और 9 18, 24 और 18 गुणा का आधा कर दो, वही इसका एरिया होता है, ठीक है।
तो सही आंसर हो गया 216। अब इसको करें नेक्स्ट, देखें क्या दिया हुआ है। एक आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप, फर्श के कमरे का परिमाप कितना है। हाँ, एक आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप है 105 मीटर, यानी पेरीमीटर दिया हुआ है 105 मीटर, और 4 दीवारों को पेंट करने की कॉस्ट आती है 25 का रेट है, तो उससे 21,000 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, 25 वर्ग मीटर के रेट से 21,000 रुपये खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, कमरे की ऊंचाई बतानी है। क्लियर। अब देखो, एक आयताकार कमरा है, क्यूबॉइड है, ये है। तो अगर मैं बात करूं कमरे की, ये हो गई चौड़ाई, ये लंबाई, ये ऊंचाई। ठीक है, तो इसका जो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2HL प्लस B, ये हो जाएगा इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2HL प्लस B। और क्या दिया हुआ है, उसके फर्श का परिमाप, ये है फर्श, कमरे का फर्श, तो फर्श का परिमाप कितना हो जाएगा, फर्श का परिमाप हो जाएगा 2L प्लस B, 2L प्लस B, जो कि तुम्हें कितना दिया हुआ है, 2L प्लस B की वैल्यू दी हुई है 105, तो 105 दी है, फर्श का परिमाप दिया है, सीधे सीधे ऐसे रखे रहने देंगे इसको। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये इसका क्षेत्रफल है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालें हम, यहाँ पर हमें 25 के रेट से 21,000 रुपये देने पड़े चारों दीवारों पर पेंट करने के। तो 2HL प्लस B कितना होगा, तो जो कुल खर्चा आया वो है 21,000 रुपये, और रेट कितना था 25 का, तो यही आ जाएगा उन 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अगर हम 25 से उसको भाग देते हैं तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 8,400, सॉरी 840, कितना आ जाएगा 840। तो 2HL प्लस B 840 है, और 2L प्लस B 105 है, यानी मैं इसको 105 गुणा H रख सकता हूँ, 105 गुणा H रख दिया। इस बात में कोई दिक्कत, तो 105 से अब इसको कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 ही बार जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। ऑप्शन 3 ये करेक्ट था। ठीक है, समझ में आया। तो हमें इसका 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, फर्श का परिमाप याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो हो जाता है 2 इंटू L प्लस B प्लस B, L इंटू B इंटू B इंटू H प्लस H इंटू L, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL। और अगर हमें घनाभ का आयतन पूछा होता है, इस कमरे के अंदर कितना सामान, ये कितनी हवा है या कितना पानी आ सकता है किसी बॉक्स के अंदर, आयतन क्या होता है L इंटू B इंटू H। ये सब सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसे भी हमें आयताकार कमरे के लिए सवाल आ सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर बेलन का सिलेंडर का सवाल है। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें दूध भरा गया कितनी हाइट तक, 77 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इतनी हाइट तक दूध भरा गया। तो अगर हम उसको एक घनाकार बर्तन में पलट दें, ठीक है, एक क्यूबोइडल बर्तन में पलट दें, और जिसका बेस जो है, बेस कितना है वो 22 है, और बेस एक स्क्वायर है, 22 सेंटीमीटर है, और बेस कैसा है, एक स्क्वायर बेस है, स्क्वायर है, यानी
बेस की लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी है 22 है, तो उसमें दूध किस हाइट तक आएगा, जबकि इसमें वो 77 तक था। तो कहने का मतलब है एक ऐसे था, एक बेलन था, ठीक है, एक क्यूबॉइडल बर्तन था, इसमें हमारा दूध भरा हुआ है, ठीक है, मिल्क है, और ये यहाँ 77 सेंटीमीटर की हाइट तक है, जिसकी की रेडियस आपको दी हुई है, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। इस दूध को अगर मैं इस आकार के घनाभ के आकार के एक बर्तन में पलट दूं, जिस बर्तन का आकार कुछ ये है, क्यूबॉइडल है, और इसके नीचे की लंबाई चौड़ाई दोनों 22 है, लंबाई चौड़ाई 22 है, और इसमें मैंने जब इसमें दूध को पलट दिया तो वो कुछ इस प्रकार से इसमें जगह ले लेगा। तो कितनी हाइट तक दूध इसमें भर जाएगा, बस ये बताना है कितनी हाइट तक आएगा। ये बात समझे, डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों का आयतन तो बराबर रहेगा, आयतन तो जो बेलन का है, सिलेंडर का है, वही आयतन किसका होगा, वही आयतन यहाँ पर हमारे घनाभ का होगा, घनाभ का आयतन तो दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि दूध तो उतना ही है चाहे किसी भी बर्तन में हम रखें। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पर देखो पाई का मान है 22/7, और ये 10 इसकी त्रिज्या दी हुई है आर, और हाइट कितने तक था बेलन में, ये 77 तक था। अब वहां पर देखो लंबाई 22 है, चौड़ाई भी 22 है, पर ऊंचाई नहीं दी है, वो निकालनी है। तो 7 से इसको कैंसिल कर लिया 11 बार, एक 22 से एक 22 कैंसिल हो गया, और ये हो गया यहाँ पर 1100/22। तो एच की वैल्यू आ जाएगी, इससे कैंसिल कर दिया 50, एच कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। दोनों का आयतन जो है वो बराबर रखना है, कॉन्सेप्ट यही है। होने को तो 2 सेकंड में सवाल हो जाता, ठीक है, पर समझना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्या करते हैं, आयतन को बराबर रखते हैं। ऐसे सवालों में हम आयतन को बराबर रखते हैं, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर है 50। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे दिया है इनका जो मीन है, माध्य है, वो 13 है, तो फिर के निकालने के बाद इनका माध्य कितना हो जाएगा ये बताना है। तो ये 6 संख्याएं हैं, 14 + 13 + 18 + 16 + k + 3, कितनी संख्या है 6, तो बटे में करेंगे 6, और इनका माध्य है 13, क्योंकि मीन जो होता है, माध्य का जो सूत्र है वो क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं का योग ये हो गया, और इनकी संख्या कितनी है 6 संख्या है, तो इसके बराबर है माध्य 13 दिया है, तो 13 6 उधर ले जाओ, तो ये हो गया 78, और इन सबको जोड़ लो, तो ये आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 3 7 7 5 15 15 और 6 21 और 3 4, ये आ गया 1 2 3 24 और 6 64 + 2k, तो यहाँ पे इसको माइनस कर लिया, ये बच्चे 14 2k, तो k का मान आ गया 7, k का मान कितना आ जाएगा 7। अब ये k का मान यहाँ पे रख देना, यानी इस संख्या को हमें 7 मान के चलना है, और इसका माध्य निकालना है। तो संख्या है 7 + 8 + 9 + 11 5 10 6, इनका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य मीन निकालना है, तो सबको जोड़ेंगे, और इसमें कितने से भाग दे देंगे, ये है 7 संख्या, तो 7 से भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से भाग दे देंगे, तो इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा, इन्हें जोड़ लो, 6 6 5 11 12 12 और 9 12 और 9 21, और ये 12 और 9 21 और 8 और 7, तो ये हो गए, ये आ जाएगा 56, ठीक है, 6 और 56/7,
अब इसमें 8 बार चला जाएगा भाग, 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो पहले इनके माध्य को लेते हुए, मीन को लेते हुए, ये मीन 13 बराबर रख दिया, के का मान निकाल लिया और फिर के का मान यहाँ रख देंगे तो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है, 8 उत्तर है। अब इस क्वेश्चन को करें, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। ए बैग कंटेन 150 मार्बल्स ऑफ वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन कलर, 3 कलर के उसमें कंचे हैं और कितने कंचे हैं, 150 कंचे हैं, सफेद, काले, हरे रंग के। ठीक है, ए मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, एक मार्बल निकाला जाता है, कोई भी एक कंचा निकाला जाता है रैंडमली, और उसके वाइट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7/10, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 3/25, ठीक है 3/25, सफेद आने की प्रायिकता 7/10 है और काला आने की प्रायिकता 3/25 है। तो हरे आने की बतानी है, हरा निकलने, हरे कंचे कितने हैं, हरे मार्बल कितने हैं, ठीक है ये बताना है। तो 150 में से कोई भी एक कंचा निकलेगा ही, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, एक कोई एक ना एक कंचा हम लेते हैं तो 150 में से एक, अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। तो सफेद आने की प्रायिकता कितनी है, वो है 7/10 और काला आने की है 3/25। ये दोनों अगर तुम इसमें माइनस कर दोगे तो ये हरा आने की प्रायिकता हो जाएगी, हरा कंचा आने की प्रायिकता कितनी, एक में से घटा दो, क्योंकि अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। कोई ना कोई रंग आएगा, उसकी संभावना क्या है 100%, और 100% को ही हम प्रायिकता में क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। कोई ना कोई कलर तो आएगा ना तीनों में से, तो 100% हमारा एक के बराबर होता है। उसमें से 7/10 जो है वो चांस है व्हाइट के और 3/25 है ब्लैक के। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो एलसीएम लिया, ये हो गया 50, ये भी 50, ये 35 और ये 6, तो 41 हो गए माइनस के और ये 50, तो बटे 50, आंसर आ गया 9/50। तो हमारे हरे आने की प्रायिकता है 9/50। अब हरे कंचों की संख्या कितनी है, ठीक है हरे कंचों की संख्या ये हमें बताना है। तो क्योंकि कुल कंचे कितने थे 150, तो उनमें से 9/50 ही कितने कंचे क्या होंगे, गुणा कर दो, 9/50 कंचे 150 में से हरे होंगे, तो यानी 27 कंचे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें निकालने होते कि सफेद कितने हैं, तो सफेद कंचे अगर आपको निकालने हैं तो कुल कंचे 150 हैं, सफेद आने की प्रायिकता है 7/10, ठीक है तो सफेद है 105 कंचे। ठीक है, सॉल्व कर। ऐसे ही अगर हमसे पूछता है काले कंचे आने की सब प्रायिकता कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ के या तो घटा दो या फिर 150 गुना 3/25 कर लो। 3/25 से करोगे 6, तो काले कंचे कितने 18। इस तरह से सबके अलग अलग संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 27। अब इस सवाल को देखें, गणित में रीजनिंग इन मैथमेटिक्स। तो गणित में रीजनिंग के बारे में कौन सा जो है लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है रीजनिंग की। रीजनिंग में पैटर्न देखना, एक सूत्र का उपयोग कर प्रश्न को हल करना और कंजेक्चर बनाना। तो सूत्र का उपयोग कर प्रश्न को हल करना रीजनिंग में नहीं आता, बाकी पैटर्न देखना और कंजेक्चर बनाना जो है ये रीजनिंग में आते हैं। तो ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं, पैटर्न भी रीजनिंग में आते हैं, जैसे हम कहें कि 2 फिर 6 फिर 10, फिर 10 के बाद हमने लिखा है 14, तो अगली संख्या क्या होगी, तो ये एक तरह से पैटर्न है। ठीक है, इसी तरह से कंजेक्चर बनाना और उनका टेस्ट करना वो भी रीजनिंग में आता है। तो ए और सी सही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो सही उत्तर है ए और सी। सूत्र का उपयोग करके प्रश्न को हल करना रीजनिंग नहीं है, वो एक रटने का तरीका है, उसे हम निगमन विधि में कह सकते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है गणित की जो एजुकेशन है, गणित की शिक्षा है, उसका जो
मुख्य उद्देश्य है, एम क्या है, तो क्या एम है, गणितीय अवधारणा को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, या फिर रोजगार के लिए लाभप्रद देवताओं का विकास करना, और गणितीकरण के लिए बच्चों की योग्यता का विकास करना, या प्रमेय और उनके प्रमाणों का निर्माण करना। तो मेन एम क्या होगा कि बच्चों की योग्यता का विकास करना। देखो ऑप्शन 3 सही होगा। यहाँ पे रोजगार शब्द आ गया, एम्प्लॉयमेंट, तो रोजगार के लिए तैयार करना मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों की सहायता नहीं करनी है, उनकी योग्यता का विकास करना है, उन्हें अवसर प्रदान करना है। हाँ, हमें समझाएंगे वो एक अलग बात है, बट हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को करने का अवसर देना, उनकी योग्यता का विकास करना। तो ऑप्शन 3 ज्यादा करेक्ट है। यहाँ पर सहायता करने की वजह से ये हट जाएगा। प्रमेय और उनके प्रमाणों का निर्माण करना, ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, ये एक चीज उसमें सीखते हैं, बट मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों की योग्यता का विकास करना और उन्हें सीखने का अवसर देना। ये हमेशा अच्छे ऑप्शन होते हैं, तो आपको जो है बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 सही है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्कूल की। माध्यमिक स्कूल में एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो प्रायिकता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित विधि के रूप में किसको लिया जा सकता है। तो प्रायिकता में ड्राइंग ए पिक्चर ऑफ डाइस, एक पिक्चर के डाइस की इमेज जो है वो ब्लैक बोर्ड पर बनाएं और बच्चों से उसमें संभावनाओं के बारे में बात करें। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देने के बाद जो किताब के क्वेश्चन है वो हल कराएं। उसके बाद बच्चों से एक डाइस को फेंकने के लिए कहना, और उसके बाद उनसे लिखना कि ये लिखवाना, नोट करो कि ये घटना कितनी बार घट रही है, जो नंबर आ रहे हैं वो कितनी बार वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, या इंटरनेट से प्रायिकता के बारे में सूचना ढूंढने के लिए कहना। तो क्या सही आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खुद करके सीख रहे हैं। हमेशा जो है जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना हो, बच्चे डाइस के पासे को फेंक करके बार बार उसके परिणामों को नोट करके वो खुद से करके सीख रहे हैं, और यहाँ पर उनको सीखने का अवसर भी दिया जा रहा है, उनकी योग्यता का विकास किया जा रहा है, ताकि वो प्रायिकता को खुद से निकालना सीख सके। बच्चों को टेक्स्ट बुक के सवाल कराना, डेफिनेशन रटाना, ये सब जो है गलत होता है, सिखाने के सही तरीके में नहीं माना जाता। और श्याम पट पर डाइस का चित्र बना करके कहना कि जो है उनके बारे में हमसे सीधे जो है बता दें क्या क्या आएगा, तो ये भी एक तरह से बच्चे को कहीं ना कहीं जो है उसके अनुभव को कम करता है, अनुभव आधारित ज्ञान नहीं है। जब हम गणित शिक्षण की बात करते हैं हमेशा याद रखेंगे ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, सबसे पहले अनुभव पर आते हैं। तो अनुभव करने का अवसर देना, ठीक है, करके सीखने का अवसर देना हमेशा बेस्ट होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बेस्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को यह समझाना चाहती है कि जो ज्यामितीय प्रमाण है उसे किस प्रकार लिखा जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स को किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी, क्या होगी कि ड्रॉ अ टेबल ऑफ ऑक्सिन, अभिग्रहकों की एक सारणी बनाएं, टू एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ ड्राइंग द फिगर्स, आकृतियों को बनाने के चरणों की व्याख्या करें, टू गिव एन आर्ग्यूमेंट और जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कथनों के लिए एक तर्क या प्रमाण दें, या टू यूज ऑब्जर्वेशन, अवलोकन का उपयोग करें। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें क्या सही उत्तर होगा, क्या सही उत्तर होगा, कथनों के लिए एक तर्क या प्रमाण दें, कथनों के लिए एक तर्क या प्रमाण दें। तो इससे क्या करेंगे, बच्चे सब अपना अपना तर्क देंगे, ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स के लिए अपना अपना तर्क देंगे, तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट से वो जस्टिफाई करेंगे जो हमारा कथन है। तो सभी बच्चों को अपने अपने कथन के अनुसार सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रूफ की बात हो रही है, इसीलिए हमें प्रूफ को ध्यान में रखना है, और बच्चे जो है प्रूफ के लिए ही जो है क्या दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स के लिए ही तर्क दे रहे हैं। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 सही है। अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या होगा कि गणितीय प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थियों द्वारा कई की गई त्रुटियां, जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, वो उसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, क्या है।
क्या कारण है कि बच्चे गलती कर रहे हैं? देयर इज a lack of rigorous written practice of question among the student. बच्चों ने जो है ज्यादा लिखने का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए गलती कर रहे हैं। या उन्होंने जो है मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। या फिर वे अवधारणाओं के वैकल्पिक अर्थ निर्णय निकालते हैं, उन्होंने जो हमने कॉन्सेप्ट बताए उनके अल्टरनेटिव जो है वो इंटरप्रिटेशन कर लिए, इस वजह से गलती करते हैं। या उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तो क्या सही होगा? कई बार जो है बच्चे ज्यादातर गलतियां जब करते हैं जब वो किसी कॉन्सेप्ट को समझने में उसके कुछ अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, कुछ वैकल्पिक अर्थ निर्माण कर लेते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसको समझ लेते हैं, कुछ गलत समझ लेते हैं। या कई बार कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट में एक दो और पुराने जो पूर्व ज्ञान है उसको जोड़ देते हैं, तो उससे क्या है चीजें कई बार तरोड़ मरोड़ करके पेश हो जाती हैं और इससे जो है उनके सवाल कई बार गलत हो जाते हैं। तो वहां पर फिर हमें उनके पूर्व ज्ञान से दोबारा उन चीजों को सही से जोड़ने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट को दोबारा से बताने की जरूरत होती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। उपयुक्त कारण तो यही है। बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है कोई बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता हो और हर बार फिर भी सवाल गलत कर देता हो क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया हो। ठीक है, तो लिखित अभ्यास की कमी है ऐसा नहीं कह सकते, और बच्चे के सवाल गलत होने से उसके सामाजिक आर्थिक स्तर का लेना देना हम यहाँ पर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्लियर है? ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखें, गणित में विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक स्पष्टता जैसे उच्च क्रम कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त है? किसके लिए? एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए कौन सा जो है सही है? खुले प्रश्न पूछना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, या बच्चों को कहना कि आस्किंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल टू फॉर्मुलेट टेबल्स एंड फिगर्स, सूत्र तालिका और आंकड़ों को याद पर आधारित क्वेश्चन पूछना, या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना, बंद प्रश्न पूछना, या गिव द प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ ओनली फॉर्मल एल्गोरिथम, केवल औपचारिक एल्गोरिथम पर आधारित उपयोग किए जाने वाली समस्याएं देना। तो अब आप देखो समझ गए होंगे, बंद प्रश्न पूछना जिनका केवल एक उत्तर होता है ये तो गलत होगा, बच्चों पर याद करने के लिए बल देना ये भी गलत होगा, केवल हम फॉर्मल एल्गोरिथम के सवाल पूछे ओनली वाले गलत होते हैं। मैंने कई बार बताया ओनली वाले स्टेटमेंट ज्यादातर नेगेटिव होते हैं क्योंकि हमसे तो उपयुक्त पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव आंसर उसको चाहिए, उपयुक्त वाला चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव आंसर चाहिए, और केवल वाले क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। मैंने पहले बताया नेगेटिव मान लो आपने। केवल औपचारिक एल्गोरिथम के सवाल पूछेंगे, बंद प्रश्न पूछना हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि इनका केवल एक उत्तर होता है, याद करने पर बल देना भी नेगेटिव होता है। तो कहाँ कौन सा सही होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, खुले प्रश्न पूछना। खुले प्रश्न पूछने से क्या होगा कि सब बच्चे अपनी अपने सोच के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, तर्क के हिसाब से अलग अलग भिन्न भिन्न उत्तर दे सकते हैं, तो इससे उनको अलग अलग तरीके से सोचने का अवसर मिलता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ही बच्चों में एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने की, आलोचनात्मक सोच की और वैचारिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें बहुत स्कोप होता है सोच विचार करने का, तर्क करने का, चिंतन करने का। और कैसा चिंतन करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन का चिंतन कैसा माना जाता है? अपसारी चिंतन। कैसा? अपसारी चिंतन, डाइवर्स थिंकिंग। डाइवर्स थिंकिंग, भिन्न भिन्न तरीके से सोचना। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से सोचना, तभी तो बच्चे की आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। जब वो अलग अलग तरीके से सोचेगा, जब अलग अलग उत्तर देगा, तभी तो उसकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को कक्षा में गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्यों? क्यों देना चाहिए? क्योंकि यह बच्चों की गणितीय समझ विकास करने में सहायता करती है, यह बच्चों के संप्रेषण कौशल को सुधारने का अवसर प्रदान करती है, यह बच्चों के समय को उत्पादक रूप से उपयोग करने में सहायता करती है, या यह जो है एनसीएफ 2005 की एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है। तो इसमें क्या सही उत्तर होगा? इसमें सही उत्तर होगा बच्चों की गणितीय समझ के विकास करने में सहायता करते हैं। तो हमें मैथमेटिकल डिस्कशंस क्यों करने हैं क्लास में?
क्योंकि उससे गणितीय समझ, गणित शब्द आ गया ना, देखो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसको डेवलप करने में सहायता मिलती है। इसलिए क्लास में जो है मैथ के डिस्कशंस कराए जाने चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही है। यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है, देखो मैथ की बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हम समय का उपयोग करने के लिए डिस्कशन करें या इसलिए करें कि टीचर को जो है कुछ और काम करना है तो वो बच्चों के बीच में डिस्कशन शुरू करा दे और अपना किसी और काम करने लगे, या मान लो आज के क्लास में कुछ पढ़ाना नहीं है तो डिस्कशन करा दिया, ये नहीं है। डिस्कशन हमें कराते रहना है, सिर्फ ये नहीं कि आज जो है हम थोड़ा सा फ्री हैं तो डिस्कशन कराएं। समय उपयोग करने में सहायता करती हैं। ये तो एक ये हो गया कि हाँ टाइम है तो करा दिया, ठीक है, तो ये नेगेटिव की तरह हो गया। एनसीएफ कहता है, बिल्कुल कहता है, बट हमें तो एनसीएफ तो हर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर गणित की बात हो रही है क्योंकि गणित की समझ में सहायता करती है, इसलिए गणित के डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। तो गणित में रचनात्मक सोच का प्रतिनिधित्व कौन सा स्टेटमेंट करता है, ए, बी या सी। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, किसमें रचनात्मक सोच का प्रतिनिधित्व है ये बताना है। तो देखें, गणित अमूर्तता का उपयोग करके वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना। तो जब हम गणित का उपयोग करके, गणित के नियमों का उपयोग करके वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करेंगे तो ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को बताता है, बिल्कुल ए सही है। और समस्याओं को हल करने के वैकल्पिक तरीके खोजना, टू फाइंडिंग अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी सही है। अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके खोजना ही तो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव सोच है, जब हम किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बी भी सही है हमारा। प्रमेय बता दिया हमने, थ्योरम बता दी और उसका जो है प्रूफ, राइटिंग इट्स प्रूफ, उसका प्रमाण लिखवा दिया या लिखना। तो ये कहा है क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, यहाँ पर तो हमने एक रटा रटाया आंसर जो है वो बच्चे के सामने पेश कर दिया। तो सी में क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, ए और बी में है। तो क्रिएटिव थिंकिंग किसमें, ए और बी में, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्लास 7th के मैथमेटिक्स टीचर कंडक्टेड डिबेट, और डिबेट किस टॉपिक पर है, इज द जीरो ए सिग्निफिकेंट नंबर। जीरो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, क्या शून्य एक महत्वपूर्ण संख्या है, क्या शून्य एक महत्वपूर्ण संख्या है, इस विषय पर डिस्कशन हो रहा है और प्रत्येक बच्चे को अपने जो है विचार रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है टीचर। तो टीचर क्या कर रही है यहाँ पर, ये विभिन्न संदर्भों में शून्य के महत्व पर बल दे रही है, या अपना समय बिता रही है क्योंकि विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं है, या विद्यार्थियों का समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जो है विकास कर रही है, या फिर गणित की अपनी कक्षा का उपयोग विद्यार्थियों के जीवन कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से कर रही है। तो बताइए क्या सही होगा कि टीचर यहाँ पर क्या कर रही है, शून्य के महत्व पर बल दे रही है, क्योंकि डिबेट किस पर हो रही है, क्या शून्य एक महत्वपूर्ण संख्या है, इज जीरो इज ए इंपोर्टेंट और सिग्निफिकेंट नंबर। तो शून्य के महत्व को बताने के लिए चर्चा हो रही है, इसलिए सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर समय बताना ये नहीं है पढ़ाने का, है ना, समस्या समाधान के कौशल का विकास हो रहा है, पर समस्या एक ही है तो अलग अलग तरीके से नहीं हो रहा है, डिबेट हो रही है एक तरह से, ठीक है, डिबेट हो रही है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाएगा। और कक्षा का उपयोग विद्यार्थियों में जीवन कौशल को विकसित करने के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम एक टॉपिक को डिबेट कर रहे हैं, जीवन से कौशल के जो है अभी और अन्य टॉपिक हो सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि शून्य का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, आप देखते जीरो कहाँ कहाँ आपको जो है काम में आती है, तो फिर वो जीवन कौशल का विकास हो जाता। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो पहला सही है, ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। तो आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट हो जाती है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपकी 6 क्लास हो चुकी हैं अब तक, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए। जो 15 डे क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आपकी एसएसटी की, ईवीएस की, सीडीपी की, मैथ की क्लास लगातार हो रही हैं और चल रही हैं। अभी साइंस की भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी कराए जाएंगे, तो 1-2 दिन में आपको साइंस की क्लास भी मिल जाएगी, तो उनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आपका एग्जाम बहुत निकट है, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।